नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हाईकोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अब ये जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का टॉपिक है ना, इसको बहुत लाइटली जो है वो लिया जाता है। पेपर 1 और बाकी एग्जाम्स में जब ऐसा लिखा होता है कि पास ही होना है ना पेपर 1 में, तो बहुत लाइटली इन टॉपिक्स को जो है वो लिया जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। किस तरह से नुकसान होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। ये आप एक लिस्ट के ऊपर नज़र डालिए। ये लिस्ट है कल मेडिकल ऑफिसर का पेपर की, ये मैंने पीडीएफ डाली भी थी टेलीग्राम ग्रुप पर। ये पेपर 1 के नंबरों की लिस्ट है, रोल नंबर वाइज यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर देखो 1.50 नंबर है पेपर 1 में, यहाँ पर 0.50 नंबर है पेपर में, यहाँ पर 1.50 नंबर है। माइनस में भी जो है वो नंबर है, क्योंकि पेपर 1 को -9.50 नंबर है यहाँ पर माइनस, एक और भी माइनस में, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपको माइनस में देखने को मिले। -7 नंबर है। अब देखो ये होता क्यों है ऐसा, इस तरह से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर 1 को बहुत लाइटली जो है वो कंसीडर किया जाता है, और इस चक्कर में ना पेपर 2 में जितनी मर्जी तैयारी की हो उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती जब तक आप पेपर 1 में पास नहीं हो जाते। तो इन टॉपिक्स को बड़े सीरियसली लें, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट करें, और जहाँ पर पॉसिबल हो सके बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ें और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करें। अपने नोट्स को अपडेट रखें। अगर ये सब फॉलो करेंगे तो पेपर 1 पास करना या फिर कोई भी एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन द यंगेस्ट फीमेल टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट। बोलते हैं जितने भी 7 महाद्वीप हैं उन सब की जो ऊंची चोटियाँ आती हैं उनको जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है या फिर लड़की बनी है, वो कौन बनी है? तो वो बनी है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। काम्या कार्तिकेयन जो है ये बनी है। इनकी आयु बहुत कम है, अभी जो है ये सिर्फ 17 ईयर्स की हैं, क्लास 12 में जो है वो पढ़ती हैं, और इनके द्वारा जो है वो काम्या कार्तिकेयन के द्वारा जो है वो 7 कॉन्टिनेंट जो है वो उनकी हाईएस्ट पीक को जो है वो फतेह किया गया है। अब ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई में जो है वो पढ़ती हैं, यहाँ के स्टूडेंट है, तो इनके द्वारा ये कन्फर्म किया गया है। अब देखो इनके द्वारा कौन कौन सी पीक्स को जो है वो स्केल किया गया है, जैसे कि अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, उसको जो है वो इनके द्वारा फतेह किया गया है। अब यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि माउंट किलिमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, वो अफ्रीका में आती है। यूरोप की जो होगी माउंट एलेब्रस, ये इसको भी इन्होंने फतेह किया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पीक है ये कॉसिस्को करके, तो ये भी ध्यान रखनी है। और जो साउथ अमेरिका है वहाँ की है माउंट एकोनगुआ, वो ध्यान रखनी है। माउंट दिनाली ध्यान रखनी है नॉर्थ अमेरिका की, और एशिया की तो माउंट एवरेस्ट है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इन पीक्स को जो ये सबसे कम उम्र की लड़की है काम्या कार्तिकेयन, इनके द्वारा जो है वो फतेह किया गया है, और अभी सिर्फ क्लास 12 में पढ़ती है, तो ये अचीवमेंट जो है वो इनके द्वारा हासिल की गई है। बस इतना यहाँ से ध्यान रखना। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से तो वो गलत आपका नहीं होना चाहिए, ये कन्फर्म होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को सही कर आएँ। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन संतोष ट्रॉफी। तो बोलते हैं कि संतोष ट्रॉफी जो है वो अभी हाल फिलहाल में किस स्टेट के द्वारा जो है वो जीती गई है। संतोष ट्रॉफी जो है वो अभी ये संतोष ट्रॉफी का मैच हुआ था, और संतोष ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई है? तो ये संतोष ट्रॉफी जीती गई है वेस्ट बंगाल टीम के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में सिंपली पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से जो है वो संबंधित आ जाती है, फुटबॉल से ये संबंधित है। और अभी तक जो है वो वेस्ट बंगाल जो है वो कितनी बार इस ट्रॉफी को जो है वो जीत चुका है? तो वेस्ट बंगाल जो है वो 33 बार जो है वो इस ट्रॉफी को जो है वो जीत चुका है। वेस्ट बंगाल ने किस टीम को जो था वो यहाँ पर हराया? पब्लिक सर्विस कमीशन बड़े स्मार्टली क्वेश्चन पूछता है। कई बार वो पूछ लेता है कि फर्स्ट नहीं पूछेगा, वो सेकंड पूछ लेगा कि रनर अप कौन रहा, या फिर वेस्ट बंगाल ने किसको हराया। वेस्ट बंगाल ने केरल स्टेट को जो था वो हराया, केरला को जो है वो वेस्ट बंगाल ने हराया, और वेस्ट बंगाल विनर रहा। केरला जो है वो सेकंड नंबर पर जो है वो रहा। वेस्ट बंगाल 33 बार जो है वो संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से हमारे पास कुछ और भी ट्रॉफीज जो है वो संबंधित हैं, उनके नाम भी पता होने चाहिए। फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी जो कप एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, उसमें एक डुरंड कप आ जाता है। डुरंड कप तो हमारे हिमाचल के शिमला के अनाडेल ग्राउंड से ही जो था वो स्टार्ट किया गया था। ये लगभग 1888 में जो था वो यहाँ से स्टार्ट किया गया था। ये फुटबॉल से संबंधित है। और एक रोवर्स कप आता है, रोवर्स कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप के अलावा जो है वो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी आती है। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल जूनियर से जो है वो संबंधित है। तो इन ट्रॉफीज़ को अब ध्यान रखना।
एक डीसीएम ट्रॉफी हो गई, डीसीएम ट्रॉफी भी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये एग्जाम में ट्रॉफीज पूछी जाती हैं। डीसीएम ट्रॉफी, रोबर्स ट्रॉफी, डुरंड ट्रॉफी हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। संतोष ट्रॉफी किसने जीती वो भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वर्ल्ड लीडर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड कुवैत्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द मुबारक अल कबीर ऑर्डर। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है वो अभी हाल फिलहाल में कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है मुबारक अल कबीर ऑर्डर। इससे जो है वो सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इनको कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है तो इंडिया और कुवैत के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया होगा। इनको जो है वो बारबाडोस का जो है वो सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस उसका नाम है। ग्याना कंट्री ये गए थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्री का नाम। इस कंट्री में ये गए थे ग्याना कंट्री में, तो यहाँ पर इनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ग्याना अवार्ड भी मिला है। डोमिनिशिया कंट्री में ये गए थे, तो यहाँ का भी अवार्ड इनको मिला है, डोमिनिशिया कंट्री का भी। ये नवंबर 2024 की बात है जब इनको ये डोमिनिशिया कंट्री का अवार्ड मिला था। इसका अवार्ड का नाम था डोमिनिशिया अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया कंट्री ये गए थे, तो नाइजीरिया का अवार्ड इनको ऑर्डर ऑफ नाइजर जो था वो मिला था। और नवंबर के महीने में ही जो था, नवंबर 2024 में जो था ये नाइजीरिया जो था वो गए थे। उससे पहले अप्रैल 2019 में इनको रशिया का हाईएस्ट अवार्ड जो था वो दिया गया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ये इंपॉर्टेंट है रशिया का, रशिया के साथ इंडिया की टाइज और अवार्ड। रशिया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ये अवार्ड जो था वो इनको दिया गया था। उसी तरह भूटान का दिया गया था। भूटान का इनको दिसंबर 2021 में अनाउंस कर दिया गया था, परंतु मार्च 2024 में इनको फिर ये दिया गया था। और भूटान का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, ये अवार्ड भूटान का इनको दिया गया था। और भी बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, परंतु जो मोस्ट रिसेंटली अभी तक मिले हैं उनका मैंने आपको बता दिया। और पहले के पेपर 1 उठाकर देखना, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं अवार्ड्स के बारे में, तो इनकी लिस्ट, इनका नाम आपको प्रॉपरली जो है वो याद रहना चाहिए। क्या इंडिया भी ऐसे किसी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को कोई अवार्ड देता है? बिल्कुल, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे अवार्ड्स इंडिया टाइम टू टाइम देता रहता है ताकि दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के संबंध जो है वो अच्छे बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु रिसेंटली वॉन बोथ द फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टाइटल इन स्लोवेनिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में स्लोवेनिया में फाइड विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब किसने जीता है? देखिए अभी जो है वो फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड ब्लिट्ज चेस टाइटल जो है वो स्लोवेनिया में हुआ। और ये टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो टाइटल ये जीता गया है किसके द्वारा? प्रणव वेंकटेश के द्वारा। प्रणव वेंकटेश ने ये टाइटल जीता है। पहले तो ध्यान रखना है कि अंडर 18 ये था, और अंडर 18 जब ये था तो ये हुआ कहाँ पर? तो ये स्लोवेनिया कंट्री में हुआ। ब्लिट्ज चेस टाइटल और रैपिड चेस टाइटल जो है ये दोनों ही इनके द्वारा जो है वो जीते गए हैं। चेस का एक और भी जो है वो क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड के यंगेस्ट फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? यंगेस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यंगेस्ट लास्ट एडिशन में शायद हमने पढ़ा था, यंगेस्ट फाइड चेस चैंपियन जो है वो कौन बने हैं वर्ल्ड के? ठीक है, तो ये बने हैं इंडिया के डी गुकेश। इनका नाम है डी गुकेश। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, डी गुकेश वाला क्वेश्चन। तो हमने 2 चेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, और डी गुकेश का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम आप देते हैं या नहीं देते हैं, परंतु ये तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और डी गुकेश के द्वारा ये जो यंगेस्ट फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की जो है वो ट्रॉफी जीती गई है, ये जो है कहाँ पर हुई थी ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो था वो हुई थी सिंगापुर में, ये ट्रॉफी हुई थी। और डी गुकेश के द्वारा हराया किसको गया था? तो डी गुकेश ने जो हराया था वो किसको हराया था? चाइना के थे डिंग लिरेन, जिनका नाम था डिंग लिरेन को जो था वो इनके द्वारा हराया गया था। और ये चाइना के प्लेयर थे जिनको डी गुकेश के द्वारा हराया गया था। अब कोई ट्रिकी क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ से बनाता है तो वो भी आप जो है वो क्रैक कर देंगे। यहाँ पर प्रणव वेंकटेश के बारे में दिया गया है कि इनके द्वारा ये दोनों ट्रॉफीज फाइड वर्ल्ड जो है वो अंडर 18 यूथ रैपिड चैंपियनशिप जीती गई है, ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो है उनके द्वारा जीती गई है, और स्लोवेनिया में जो था वो हुई। तो ये
दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द 2024 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बोलते हैं ये जो COP29 है, COP29 जो है, COP29 पूछा गया है। COP29 बोलते हैं कौन सी सिटी में जो है वो हुई। नवंबर महीने में ये हो चुकी है COP29, नवंबर 2024 में, परंतु यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पक्का। ये भी 100% श्योरिटी वाला क्वेश्चन है। ये जो COP29 की समिट है ये हुई बाकू में। बाकू ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बाकू कौन सी कंट्री में पड़ता है? तो बाकू जो है वो अजरबैजान कंट्री में जो है वो पड़ता है। नवंबर 2024 में जो था ये COP29 की मीटिंग जो था वो हुई थी। तो COP के बारे में एलाइड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर 1 में भी अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप बात करते हैं COP28 की, COP29 की और COP30 की बात करना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि ये मीटिंग जो था वो होंगी कहाँ कहाँ पर। जैसे COP30 कहाँ पर होगी, COP29 और COP28 हुई कहाँ पर है। तो COP29 का तो आपको पता चल गया, ये बाकू में जो है वो हुई। और COP28 की बात करें तो COP28 UAE में जो था वो हुई थी, UAE में ये हुई थी। और COP30 की भी बात कर लेते हैं कि COP30 कहाँ पर होगी। देखो COP30 की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्राज़ील में होगी। ब्राज़ील की कौन सी सिटी में होगी? ब्राज़ील के बेलेम सिटी में ये होगी। बेलेम, BELEM, ये सिटी है ब्राज़ील की जहाँ पर ये COP30 मीटिंग जो है वो होगी। और 2025 में जो है ये होगी अब, यानी कि इस साल ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। अब ये होगी ऐसी ही नवंबर के महीने में, नवंबर 2025 में ही, परंतु एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखो एक और क्वेश्चन ये है कि COP29 के जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो ये तो व्यक्ति विशेष को बनाया गया होगा प्रेसिडेंट। तो मुख्तार बाबायेव को जो था वो इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। मुख्तार बाबायेव का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनको जो था वो बनाया गया था प्रेसिडेंट COP29 का। शायद COP28 का तो पूछा जा चुका है एग्जाम में, अब COP29 की बारी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम, राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है अपनी तैयारी को जो है वो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रैक्टिस करके समझ के जो है वो क्वेश्चंस को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। जो हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए है, चाहे वो अपकमिंग हाई कोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए है, उसमें ये है कि जो टेस्ट हमने दिए हैं उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है वो साथ में दिया है। तो वीडियो एक्सप्लेनेशन से होगा क्या, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और पेपर के टाइम रिवाइज करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब आपने 2-4 बार अच्छे से सुना होगा पेपर से पहले और नोट भी की होंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो अब कैसे आप जो है पेपर में पीछे रह सकते हैं। डेफिनेटली आप पेपर पास करेंगे और इसमें बस एक ही कंडीशन है कि मेहनत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। स्लॉट 1 अभी तक अवेलेबल है और आप लिंक से जो है वो खुद को स्लॉट 1 में रजिस्टर कर सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच डे ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया। तो वीर बाल दिवस पे जो है वो भारत में मनाया जाता है। बोलते हैं कि ये वीर बाल दिवस जो है वो कब भारत में जो है वो मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस भारत में जो है वो 26 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। अब 26 दिसंबर को जो है ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्या रीज़न है, क्यों ये जो है वो वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो हम बात करें कि वीर बाल दिवस जो है वो मनाने के पीछे का रीज़न, देखो इसका मनाने का रीज़न क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो था वो 4 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम था अजीत सिंह, एक का नाम था जुझार सिंह, एक का नाम था जोरावर सिंह और एक का नाम था फतेह सिंह। ये 4 बेटे जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी के जो था वो हुआ करते थे। इनके छोटे बेटे थे बाबा जोरावर सिंह और एक थे बाबा फतेह सिंह। इनके द्वारा इनको जो था वो फोर्स किया गया था इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए। अब इन्होंने जो था वो इस्लाम धर्म को अपनाने से जो था वो इनकार कर दिया था। तो मुगल शासक उस टाइम हुआ करते थे, सरहिंद के नवाब, उनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, इनको जिंदा जो था वो दीवार में जो था वो चुनवा दिया गया था। अब दीवार में इनको जिंदा जो था वो चुनवा दिया गया था। तो इनका बलिदान जो था, देश के प्रति प्रेम जो इनका था, अपने धर्म के प्रति जो प्रेम था, उसको याद करने के लिए जो है और बच्चों को ये अवगत कराने के लिए कि किस तरह का स्ट्रगल जो है वो इनका रह चुका है, ये वीर बाल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो 26 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। और इस दिन जो है ना, जो 26 दिसंबर है, अब 26 दिसंबर को जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो बाल पुरस्कार भी जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। तो इस वर्ष की अगर हम बात करते हैं 2025 में या फिर 24 में ही कह लीजिए, कितने जो था वो बाल पुरस्कार जो था वो दिए गए, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो था वो 17 बच्चों को जो था वो बाल पुरस्कार दिए गए।
17 बच्चों की जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट होती है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब दिसंबर महीने में ही जो है वो 25 दिसंबर को जो है वो एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया। 26 दिसंबर तो हमने पढ़ लिया, 25 दिसंबर को भी एक इम्पोर्टेंट डे जो था वो मनाया गया। गुड गवर्नेंस डे जो था वो 25 दिसंबर को मनाया गया। अब गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये गुड गवर्नेंस डे, जिसको सुशासन दिवस कहते हैं, ये सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है। दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डे एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। दिसंबर 1 को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो मनाया जाता है। दिसंबर 1 के बाद जो है वो दिसंबर 2 को जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। दिसंबर 4 को जो है वो इंडियन नेवी डे जो है वो मनाया जाता है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आर्मी डे जो है वो हम कब मनाते हैं और एयर फोर्स डे जो है हम कब मनाते हैं, क्योंकि ये दोनों डे जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके बाद 10 दिसंबर को जो है वो ह्यूमन राइट डे जो है वो मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट डे। 16 दिसंबर को जो है वो विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। 16 दिसंबर से पहले भी 14 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, वो भी ध्यान रखना है। और 19 दिसंबर को जो है वो गोवा लिबरेशन डे जो था वो मनाया गया था। 19 दिसंबर को जो था वो गोवा लिबरेट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो इसलिए दिसंबर 19 को गोवा लिबरेशन डे जो है वो मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आता है जो है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। ये तीनों डे सीरीज में जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए। अब तो दिसंबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बता दिए। इतना यहाँ से काफ़ी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं सूर्य किरण इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सूर्य किरण बोलते हैं ये जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो बोलते हैं इंडिया और किस देश की जो है वो होती है ये एक्सरसाइज। देखिए इंडिया की एक्सरसाइज ये होती है नेपाल के साथ, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब देखो इंडिया की एक्सरसाइज होती है नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ इंडिया बाउंड्री भी लगाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखना, ये जो एक्सरसाइज हुई ये 18वें नंबर की सूर्य किरण एक्सरसाइज थी और इसको नेपाल की आर्मी के द्वारा ही होस्ट किया गया, नेपाल में ही किया गया। जो सालजहंडी जगह का नाम है वहाँ पर इसको किया गया और ये 31 दिसंबर को स्टार्ट हो गई है। अब 13 जनवरी 2025 तक जो है ये चलती रहेगी एक्सरसाइज, ये आपको पता चला। अब इंडिया और नेपाल के बीच में एक रीजन है जो डिस्प्यूटेड रहता है, वो है काला पानी रीजन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काला पानी रीजन किन दो कंट्रीज़ के बीच में जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है। तो ये काला पानी रीजन इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। और इंडिया और नेपाल जो है वो कितना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, कितना किलोमीटर बॉर्डर जो है ये शेयर करते हैं दोनों ही कंट्रीज़। तो ये दोनों ही कंट्रीज़ जो है वो 1850 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बाउंड्री शेयर करती है। इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो हैं वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, या फिर यूँ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया के 5 स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो करता है उत्तराखंड, हिमाचल का पड़ोसी, एक करता है बिहार, ये आपको पता होना चाहिए, बिहार के अलावा सिक्किम जो है वो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश, और वेस्ट बंगाल भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। तो 5 स्टेट जो है वो नेपाल के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं और कितना किलोमीटर करते हैं वो भी पता चल गया, 1850 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री लगभग शेयर की जाती है। अगर आप पड़ोसी देशों में बात करेंगे तो इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो ऐसे बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास जो है वो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो है वो इंडिया के जो है वो 5 ऐसे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। असम शेयर करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, मेघालय करता है, वेस्ट बंगाल करता है। तो ये 5 स्टेट जो हैं वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं, और 5 ही स्टेट नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव्स भी बोला गया। फरवरी 2025 में ये होगी वेव्स की समिट, और बोलते हैं किसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। तो वेव्स की जो समिट होगी वो 2025 में होगी, फरवरी महीने में होगी, और इसको होस्ट किया जाएगा अपना देश भारत के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब हमारा देश भारत जो है वो इसको शेयर करेगा, इसको जो है वो होस्ट करेगा हमारा देश भारत इस समिट को। तो ये वेव्स समिट का पूरा नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। अब वेव्स से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया है,
प्रसार भारती का नाम तो आपने सुना ही है। प्रसार भारती के द्वारा अपना एक OTT प्लेटफॉर्म जो है वो जारी किया गया है। प्रसार भारती ने जो अपना OTT प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम है वेब्स। तो ये वेब्स भी ध्यान रखना है। एक वेब्स हो गया जो इंडिया जो है वो समिट को होस्ट करेगा, एक वेब्स हो गया जो प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम है। और इस वेव्स को जो था वो जो प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म है, इसको कहाँ से जो था वो लॉन्च किया गया था? गोवा से जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। गोवा में जो था वो 55 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, पणजी में नवंबर महीने में हुआ था, नवंबर 20, 2024 को। तो उस दिन जो था वो इसको वहाँ से लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। और ध्यान भी रखना है कि कितनी लैंग्वेजेस में, कितनी भाषाओं में इसको जारी किया जाएगा, लॉन्च किया गया। तो 12 लैंग्वेजेस को जो है ये सपोर्ट करेगा। 12 लैंग्वेजेस भी पता चली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर नोरो वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2024 रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये नोरो वायरस बोलते हैं, ये जो है वो चर्चा में आया, नोरो वायरस का प्रकोप देखने को मिला। तो ये बोलते हैं कौन सी कंट्री में जो है वो देखने को मिला? नोरो वायरस का प्रकोप यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिला। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है वो इसके जो है वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई और फिर ये चर्चा में आ गया। जब से कोविड-19 आया है, कोविड-19 के बाद जो है वो कोई भी इस तरह का वायरस चर्चा में आता है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए बन जाता है। अब नोरो वायरस के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, इतना तो नहीं पूछेंगे। अगर पूछा गया ना तो इस तरह से डायरेक्टली यही क्वेश्चन जो है वो नोरो वायरस का पूछ लिया जाएगा। तो हम भी इतना ही यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर एनुअल PLFS रिपोर्ट्स वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया हैज़ राइजन टू व्हाट परसेंटेज इन 2023-24। तो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने जीके का वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। बोलते हैं PLFS यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई 2023-24 की। उसमें बोला गया है कि भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी जो है वो कितने प्रतिशत है। तो उस रिपोर्ट से ये पता चलता है, जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आई, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितने प्रतिशत है। वो 41.7% जो है वो है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 41.7% है, परंतु यहाँ पर कुछ और भी बनता है। यहाँ पर ना थोड़ा सा डिटेल से भी देख लेते हैं। बोलते हैं कि महिलाओं की जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। अभी 2023-24 में ये नोटिस की गई है 41.7%। अगर इसको आप पहले के ईयर के साथ जो डाटा आया था उसके साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि 2017-18 का डाटा के साथ इसको कंपेयर किया गया है, तो ये 23.3% जो था वो हुआ करती थी। तो अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट जो इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिली है। 41.7% बहुत ज़्यादा है इस हिसाब से, क्योंकि हमेशा ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो है वो की गई है और महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए पार्लियामेंट में जो है वो एक बिल भी पास किया गया है। 33% सीट्स जो है वो वहाँ से महिलाओं के लिए जो है वो रिजर्व की गई हैं। उस बिल का क्या नाम था? तो इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो था वो कहा गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो था वो इसको कहा गया था। अगर इसके बारे में भी मान लो कोई क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना ही है तो वो क्या पूछ सकता है? इस बिल को ना लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में जो था वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 20 सितंबर 2023 को जो था ये पास वहाँ से हो गया था। उसके बाद जो है लोकसभा से जो है वो पास होने के बाद 21 सितंबर 2023 को ये राज्यसभा में जाता है और प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो देखो इस बिल को मंजूरी कब से मिलेगी? इस बिल को जो है वो कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, एग्जैक्टली जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होगा पूरी तरह से। तो पहले डीलिमिटेशन होगी, डीलिमिटेशन के बाद जो है वो इसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा। मतलब 2026 तक तो डीलिमिटेशन के ऊपर जो है वो रोक लगी हुई है। तो 2026 के बाद जब डीलिमिटेशन होती है तो उसके बाद जो है वो देखने को मिलेगा कि क्या होता है। 2026 के बाद महिलाओं को 33% रिजर्वेशन जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी और महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो तो जान ही लिया। अगला क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर देखते हैं, परंतु उससे पहले देखो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना है @allexam31। जब आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 35-36 हज़ार के करीब हमारे साथ जो है वो एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। क्वेश्चन है, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के नए गवर्नर जो है वो अभी किसको बनाया गया है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये डिस्कस किया था, तो जल्दी से आप कमेंट करके आप बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।